नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनसी कैंपस में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग मध्यकालीन इतिहास के मुग़ल पीरियड को, मुग़ल काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो बाबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में पढ़ा। हुमायूं से 1539 में चौसा का युद्ध होता है शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी उसे पराजित कर देता है और हुमायूं अपना जान बचा कर के एक भिश्ती की मदद से जान बचा कर के किसी तरह से वहाँ से चला जाता है और अपना निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगता है। 1540 में सूरवंश की स्थापना करता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी या शेर खान कहें, शेर खान की इसे पदवी मिली होती है। शेरशाह सूरी सूर राजवंश का संस्थापक होता है और ये स्थापना करता है सूर राजवंश का। इसका जन्म 1472 में होता है और नरनौल परगनी में। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। पिता इसके सहसराम खवासपुर के जागीरदार हुआ करते थे और इसकी माँ जो थी एक अफ़गानी महिला थी। 1522 में वह दक्षिण बिहार का सूबेदार होता है बहार खान लोहानी, उसकी सेवा में चला जाता है। उसकी अपने पिता की जो जागीर होती है खवासपुर और सहसराम, वहाँ पर ये ज़्यादा दिन रुकता नहीं है, इसका मन नहीं लगता है, तो यह दक्षिणी बिहार की तरफ अपना रुख करता है और वहाँ जाता है। एक वहाँ के सूबेदार होते हैं जिनका नाम होता है बहार खान लोहानी, उनकी सेवा में चला जाता है। जब उनकी सेवा में जाता है तो एक दिन बहार खान लोहानी और शेरशाह ये दोनों जंगलों में जाते हैं और जंगल में शिकार खेलने के लिए। बहार खान लोहानी के ऊपर एक शेर आक्रमण कर देता है और शेर को अपने हाथों से ही शेरशाह मार करके उसका जबड़ा फाड़ देता है। तभी इसको बहार खान लोहानी शेर खान यानी शेर खान की इसे पदवी देते हैं और इसको अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त कर देते हैं। यानी अपने पुत्र के साथ इसको लगा देते हैं कि कहीं भी जाएगा तो उसका ये जो है एक तरह से कहा जाए आज के समय में बॉडीगार्ड, तो इसका संरक्षक नियुक्त कर देते हैं अपने पुत्र का जलाल खां का। सूबेदार जो होते हैं बहार खान लोहानी। शेरशाह इससे पहले 1528 में चंदेरी के युद्ध में, जब बाबर की लड़ाई होती है चंदेरी का युद्ध में मेदिनी राय से, तो उस समय बाबर के सेना में यह सेनापति बन करके जाता है। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर के साथ रहता है। 1528 में। फिर 1529 में जब घाघर का युद्ध यानी कि घाघरा का युद्ध होता है, किसके साथ में? घाघरा का युद्ध होता है महमूद लोदी और बाबर के बीच में। तब यह बाबर का साथ छोड़ करके, जो शेरशाह सूरी होता है, यह बाबर का साथ छोड़ करके महमूद लोदी के साथ में हो लेता है और बाबर को संदेश भिजवाता है अपने आप को निष्क्रिय रहने का। यानी कि यह महमूद लोदी के साथ तो रहता है, लेकिन कहता है, बाबर को संदेश भिजवाता है कि आप युद्ध लड़िए, मैं क्या निष्क्रिय रहूँगा, यानी कि मैं महमूद लोदी के साथ होते हुए भी न रहूँगा, यानी कि मैं उसकी तरफ से लड़ाई नहीं करूँगा, तो निष्क्रिय रहता है। उसी समय बाबर अपने पुत्र हुमायूं को इसकी प्रति सतर्क करता है कि देखो ये जो शेरशाह सूरी है, इसे बहुत ही सतर्क रहना है, यह बहुत ही खतरनाक आदमी है, क्योंकि जिस हिसाब से यह गद्दारी करता है कि बाबर का साथ छोड़ करके वह चला जाता है किसके, महमूद लोदी के साथ में, और अपने आप को निष्क्रिय रखता है। उसके बाद जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो जब हुमायूं अपने आप को सुल्तान घोषित करता है, यानी कि बादशाह हो जाता है, अगला मुग़ल बादशाह होता है, तो इसका युद्ध होता है चौसा का 1539 में और इसके बाद शेरशाह इसको पराजित कर देता है हुमायूं को और हुमायूं अपना निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। उसी समय शेरशाह अपने आप को सुल्तान आदिल की उपाधि धारण करता है। किसकी? सुल्तान आदिल की उपाधि धारण करता है। जब ये अपने आप को सुल्तान आदिल घोषित कर लेता है तो हुमायूं वहाँ से जाता है। हुमायूं 1540 में फिर से अपने खोए हुए राज्यों को वापस पुनः पाने के लिए एक बार फिर से युद्ध छेड़ता है शेरशाह सूरी के साथ, और जब पुनः युद्ध करता है तो पुनः यह पराजित हो जाता है शेरशाह सूरी से। जब 1540 में अपने खोए हुए राज्यों को पाने के लिए जब फिर से युद्ध करता है तो यह फिर से पराजित हो जाता है। पराजित होता है तो हुमायूं इसको 1540 में बिलग्राम युद्ध में विजय पाने के बाद 68 वर्ष की आयु में यह गद्दी पर बैठता है और जब गद्दी पर बैठता है 68 वर्ष की आयु में अपना राज्याभिषेक करवाता है और आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है और
उसकी दिल्ली और आगरा पर कब्जा करने के बाद शेर शाह सूरी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। आगरा को अपनी राजधानी बनाने के बाद उसने अपने सैन्य अभियान छेड़ने शुरू कर दिए। उसने मुख्यतः 4 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें गख्खरों से युद्ध। एक गख्खर जाति लड़ाका जाति थी जो कि लूटपाट करती थी, बहुत ही वीर और साहसी प्रकार की यह जाति थी। इसकी वीरता और साहस की, अदम्य साहस की जो कहानियाँ हमेशा मिलती थीं। जो गख्खर थे एक लड़ाका जाति के थे और इनसे 1541 ईस्वी में शेर शाह सूरी से गख्खरों से युद्ध होता है और इनसे युद्ध में बहुत ज़्यादा इसको कोई सफलता तो नहीं मिलती है, लेकिन हद तक इन पर काबू पाने में यह सफल रहता है। उसी समय यह दक्षिणी पश्चिमोत्तर सीमा पर रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाता है। रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाता है। फिर अगला यह अभियान अपना मालवा का अभियान करता है। 1542 में मालवा बहुत ही कमज़ोर बिखरा पड़ा रहता है और उसी समय यह सोचता है कि यही एक अच्छा मौका है जबकि मालवा पर आक्रमण करके मालवा को अपने कब्जे में लेने का। उस समय वहाँ का शासक कमज़ोर स्थिति में होता है और शेर शाह 1542 में आक्रमण करता है मालवा पर और मालवा का अभियान करके मालवा पर कब्जा कर लेता है। फिर मालवा का अभियान और मालवा पर कब्जा करने के बाद यह रायसीन का रुख करता है। रायसीन का अभियान 1543 ईस्वी में करता है। वहाँ का एक राजपूत शासक होता है पूरनमल। पूरनमल की धोखे से हत्या कर दी जाती है शेर शाह सूरी द्वारा। शेर शाह सूरी द्वारा पूरनमल की हत्या कर दी जाती है। वहाँ पर हजारों की संख्या में जो राजपूत महिलाएं होती हैं वह जौहर करती हैं। जौहर करने के बाद या फिर उसके बाद चौथा मारवाड़ का अभियान करता है 1544 में। वहाँ का राजा होता है मालदेव। यह 1532 में मालदेव गद्दी पर बैठते हैं और मालदेव गद्दी पर बैठने के बाद यह राजस्थान की जितने इलाके में जैसे कि अजमेर होता है, जैसलमेर होता है, वहाँ पे यह अपना पूरा प्रसार, अपने पूरे साम्राज्य का विस्तार करते जाते हैं। कौन? मालदेव। मालदेव जो होते हैं बैठते हैं 1532 में बैठते हैं और इनसे लड़ाई होती है किसकी? शेर शाह सूरी की। शेर शाह सूरी हद तक इनको पराजित करने में सफल होता है, लेकिन यहाँ पर एक राजपूत सरदार होता है जैता और कुंपा। जैता और कुंपा नाम के 2 राजपूत सरदार होते हैं। इनकी वीरता के जो किस्से ये मशहूर होते हैं और ये जैता और कुंपा को वीरता का इनको बहुत ही इनका इतिहास में सुनहरे अक्षरों में इनके साहस को लिखा गया है। अगला जो इनका जो है अभियान होता है कालिंजर का अभियान होता है। यह प्रसिद्ध एक कालिंजर का अभियान जो था यह शेर शाह सूरी द्वारा एक प्रसिद्ध अभियान था कालिंजर का अभियान 1545 में। 1545 में और यह इनका अंतिम अभियान था। इनका अंतिम अभियान इसलिए कि कीरत सिंह नामक एक राजपूत शासक थे और उनसे इसका अभियान होता है, इनसे इनका युद्ध होता है जो अंतिम युद्ध होता है। और यह किसके लिए होता है जानते हो? ये होता है एक नाचने गाने वाली एक जो इनके राज्य में एक नाचने गाने वाली दासी रहती है कीरत सिंह के, और यह कहता है जो शेर शाह सूरी होता है बोलता है कि हमको दे दो। जो दासी होती है नाचने गाने वाली उसको बोलता है कीरत सिंह से कि हमको दे दो। और एक दासी नाचने गाने वाली को लेकर के इन लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं हुआ करता था। जो पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे वह राज्य राजवाड़े के लिए नहीं, वो कभी रानी के लिए झगड़ा कर जाते थे, तो कभी दासी के लिए तो कभी नाचने गाने वाले नचनिया के लिए। तो कीरत सिंह से इसकी लड़ाई बस इस बात को लेकर के हो जाती है कि एक नाचने गाने वाली दासी को लेकर के। और ये भी जो पगला होता है ये भी हट करके बैठ जाता है कि नहीं हम नहीं देंगे, और इसी को लेकर के इनके बीच में युद्ध हो जाता है। और सबसे पहले यहीं पर तब गोलों का प्रयोग करता है कौन? शेर शाह सूरी। उस अपने सैनिकों को, अपने सेना को यह खुली छूट देता है कि जो किले की दीवारें हैं उस पर गोले दाग करके उड़ा दो किले को। और जब वहीं पे उसकी सेना जब गोला दागती रहती है तो वहीं जाके दीवार से टकरा के गोला वापस आकर के गिर जाता है। कहाँ पे? शेर शाह सूरी के खेमे में। और शेर शाह सूरी वहीं बारूद के पास में जब गोला गिरता है तो वहाँ पर विध्वंसक विस्फोट होता है और उसी में परखच्चे और चिथड़े उड़ जाते हैं शेर शाह सूरी के, और उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 22 मई 1545 को इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब आगे हम लोग इसका सैन्य प्रशासन देखेंगे और इसके बारे में कि इसकी क्या क्या और इस कौन कौन से कार्य किया था। शेर शाह सूरी द्वारा जो सैन्य व्यवस्था थी, इसकी सैन्य व्यवस्था दाग व हुलिया प्रथा, यानी कि जो सेना इसकी हुआ करती थी
उसमें अलाउद्दीन खिलजी की जो पुरानी जो पद्धति थी उसको इसने अपनाया था, दाग व हुलिया प्रथा, जिसमें घोड़ों को दागा जाता था, सबका हुलिया बाकायदे अच्छे से लिखा जाता था। तो ये दाग व हुलिया प्रथा को इसकी पूरी सेना में 1,50,000 यानी 1.5 लाख घुड़सवार, 25,000 पैदल सैनिक, 5,000 हाथी ये हुआ करते थे। और इसने बहुत ही अच्छे अच्छे काम भी किए थे कुछ, जैसे उसमें से इसने 4 सड़कों का, मुख्य सड़कों का निर्माण करवाया था। पहली सड़क जो बंगाल के सोनार गांव से दिल्ली होती हुई लाहौर से पंजाब और अटक तक, सोनार गांव से दिल्ली, लाहौर होती हुई पंजाब से अटक तक इसका निर्माण करवाया था। इसे सड़क ए आजम नाम दिया था, इसको सड़क ए आजम कहा जाता था। बाद में एक ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे, लॉर्ड ऑकलैंड। कौन? लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड, इन्होंने इसे जीटी रोड का नाम दिया, जो ग्रांड ट्रंक रोड आज हम लोग जिसको जानते हैं जिस नाम से ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड, लॉर्ड ऑकलैंड ने उसको नाम दिया। पहले इसको सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था, जो कि पश्चिम बंगाल के सोनार गांव से दिल्ली, लाहौर होती हुई पंजाब से अटक तक थी। दूसरी सड़क इसने बनवाया आगरा से बुरहानपुर तक। तीसरी सड़क इसने बनवाया आगरा से जोधपुर, चित्तौड़ तक। और चौथी सड़क इसने बनवाया लाहौर से मुल्तान तक। इसने 1700 सरायों का निर्माण करवाया। सराय वो होती थी जहाँ पर के आने जाने वाले सैनिकों या राहगीरों को वहाँ पर पानी, मस्जिदों का निर्माण करवाया, वहाँ ठहरने का प्रबंध किया, वहाँ लोग आराम करते थे, तो आने जाने रास्तों के किनारे पे सरायों का इसने निर्माण भी करवाया, सरायों का निर्माण करवाया। और इसके द्वारा जो शेरशाह सूरी था, इसके द्वारा कई ऐसे काम किए जिसमें इसको एक जो इतिहासकार थे मोहम्मद अब्बास करके, उन्होंने इसको दूसरा हैदर भी, बुद्धिमत्ता और अनुभव के रूप में इसे दूसरा हैदर भी कहा था, दूसरा हैदर कहा था। तो इस तरह से जब शेरशाह सूरी की जब मृत्यु हो जाती है 1545 में, तो उसका जो अगला उत्तराधिकारी होता है उसके राज्य का, उसका पुत्र होता है जलाल खां, वह शासक बनता है। 1545 में पुत्र उसका जलाल खां शासक बनता है और वह इस्लाम शाह की उपाधि धारण करता है, इस्लाम शाह की उपाधि धारण करता है। उसके बाद इस्लाम शाह की मृत्यु कर दी जाती है मुबारिज खां द्वारा, और 1553 में फिर गद्दी पर बैठता है कौन? मुबारिज खां। मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि यह धारण करता है। यह जब मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण करता है तो आगे चल कर के इसका एक प्रधानमंत्री होता है हेमू, जो आप लोगों ने, हेमू का नाम बहुत ही सुप्रसिद्ध नाम है जिसको आप लोगों ने सुना होगा कि 1556 में पानीपत का युद्ध जो हुआ था अकबर के बीच में, जो दूसरा पानीपत का युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 में। हेमू 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था और वह कभी भी पराजित नहीं हुआ था अपने जीवन में। तो अकबर से जब इसका युद्ध हुआ पानीपत का दूसरा, तो कहा जाता है कि जब युद्ध होता रहता है तो हेमू की आंख में एक तीर आकर के लग जाती है और वह लड़ाई जीतते जीतते हार जाता है और हाथी के हौदे से नीचे गिर जाता है और वह हार जाता है। नहीं तो कहा जाता है कि हेमू 22 लड़ाइयाँ लड़ा था और वह एक भी लड़ाई कभी हारा नहीं था। इस तरह से 22 जून 1555 को सरहिंद नामक स्थान पर हुमायूं एक बार फिर से दिल्ली पर पुनः कब्जा करने के प्रयास करता है और उस समय सूर शासक सिकंदर शाह सूरी होता है और सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर देता है और हुमायूं पुनः स्थापना मुगल सत्ता की करता है। और मुगल सत्ता की स्थापना करने के बाद वह गिर करके दीन पनाह की सीढ़ियों से गिर करके जब मर जाता है कौन? हुमायूं। तो उसके बाद अगला शासक आएगा अकबर। हम लोगों ने बाबर के बारे में पढ़ा, हुमायूं के बारे में पढ़ा और एक अल्पकाल था शेरशाह सूरी वंश यानी सूर वंश का 1540 से 45, इसके भी बारे में हम लोगों ने पढ़ा, शेरशाह सूरी वंश के बारे में। अब हम लोग पुनः अपने टॉपिक पे आ जाएंगे मुगल काल में, और मुगल काल में हम लोग अगले टॉपिक में अकबर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।